Good morning students. Today we will learn about chapter 4 that is materials and matter. ये हमारी यूनिट 3 है. इसके अंडर चैप्टर है states of matter. So let's start reading the chapter and let us see कि आज हम क्या नया सीखेंगे साइंस में, है ना. Any substance that occupies space and has weight is called matter. तो हो सकता है आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा हो कि मैटर क्या होता है, क्या किसी हम क्या चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि मैटर हम उसको बोलते हैं जो भी कोई चीज़ जगह लेती है और उसमें वजन है तो वो एक मैटर है. ठीक है, ये एक साइंटिफिक टर्म है. मैटर हम उसको बोलते हैं जिसमें भी कुछ वजन होता है और जो कुछ जगह लेता है. वुड इज़ सॉलिड, वाटर इज़ लिक्विड एंड एयर इज़ गैस. अब मैटर की 3 फॉर्म होती है ना. वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं जो लकड़ी है वो सॉलिड है, ठोस होती है ना. पानी है जो वो तरल है, लिक्विड होता है. और जो हवा होती है वो गैस होती है ना. जैसे हम ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं या कोई बलून में जो हवा होती है वो गैस होती है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट. और इन सब चीज़ों में पानी है, पानी को किसी बोतल में डालोगे वेट हो जाएगा, है ना. अब गैस बहुत हल्की होती है पर वजन तो उसमें भी होता है ना. अब जैसे कि आप जो ये एयर ट्यूब्स होते हैं, हम पानी में तैरने के लिए एयर ट्यूब लेते हैं, तो इनमें आप देखोगे वज़न तो इनमें भी होता है ना. तो वजन होता है गैस में भी और सॉलिड में भी और लिक्विड में भी. इसीलिए ये सब चीज़ें मैटर है. सो दे आर मैटर. द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 स्थितियाँ होती हैं. स्थिति 3 हो सकती हैं किसी भी मैटर की. सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. ऑल मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू टाइनी यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. हर जो वस्तु होती है उसको आप और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे तो सबसे छोटा टुकड़ा आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स. विच कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू द एटम्स. अब एक मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल वो चीज़ होती है जिसके अंदर उस वस्तु का आप क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है ना. अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी का जो सबसे छोटा कण होगा उसे आप मॉलिक्यूल बोलोगे. मॉलिक्यूल को भी तोड़ा जा सकता है साइंस के टर्म्स में अगर देखे जाए तो. मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ सकते हैं किस में, एटम्स में. और एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. मेनली एटम जो होता है कोई किसी भी चीज़ का, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसी से कोई भी चीज़ बनती है. वट इज़ मैटर मेड अप ऑफ. नाउ लेट्स रीड अबाउट कि मैटर किस चीज़ का बना होता है. जैसे हमने पढ़ा अभी मॉलिक्यूल्स और एटम्स का. सो लेट्स रीड मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. सब चीज़ें मॉलिक्यूल से बनी होती हैं. ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटीरियल आर एग्जैक्टली अलाइक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर मटेरियल. अब मान लो लकड़ी का मॉलिक्यूल है तो लकड़ी के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे, लेकिन लकड़ी का मॉलिक्यूल आपके पानी के मॉलिक्यूल से अलग होगा, है ना. वैसे मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी वस्तु का सेम होता है ना. देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं. दिस अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स, हैंस सॉलिड्स आर हार्ड एंड कैन नॉट फ्लो. और जो एक मॉलिक्यूल, मान लो लकड़ी का एक मॉलिक्यूल है तो वो दूसरा लकड़ी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ आकर्षित करता है ना. और ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें ही आकर्षण ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में कम होता है, गैस में और कम होता है. इसीलिए सॉलिड ठोस लगता है ना, मजबूत लगता है. पानी है जो लिक्विड्स हैं वो तरल लगते हैं, उनमें थोड़ा लचीलापन होता है. एटम्स, ए मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम. मॉलिक्यूल को भी जब हम छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एटम्स बन जाते हैं. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर. देयर आर मोर देन 100 kinds of atom which join together in different ways to form different molecules. अब 100 तरीक़ों से एटम्स जुड़ सकते हैं. मान लो हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं कि ये पर्टिकुलर एटम्स हैं, वो एटम्स जैसे अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं तो हमारे पास अलग अलग चीज़ बन जाती है. ठीक है ना. जैसे आपको नीचे एग्जांपल में दे रखा है, जैसे H और H का एटम है हमारे पास. अगर H और H मिल गया तो H2 बन गया, है ना. और अगर इसके साथ इन्होंने एक ऑक्सीजन को भी अपने साथ मिला लिया तो वो H2O बन गया. H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, और H2O पानी होता है. तो जैसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मान लो 2 इसके मिल गए 2 उसके मिल गए, तो वो मिलके अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं. तो वो वही कह रहा है कि कई तरीके से वो लोग जो
एटम्स है वो जुड़ सकते हैं और वो जुड़ के अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या कंसिस्ट करती है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिले और उन्होंने ऑक्सीजन बना दिया O2, तो वो एक मॉलिक्यूल बन गया है ना, O2 का मॉलिक्यूल बन गया। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, व्हेन एटम्स ऑफ सेम काइंड कंबाइन टुगेदर, जब सेम तरह के एटम्स जो हैं वो जुड़ते हैं तो दे फॉर्म एन एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, गोल्ड, आयरन एंड हाइड्रोजन आर ऑल एलिमेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एक चीज़ बन जाएगी जिसे हम एलिमेंट बोल देते हैं। कैल्शियम का कैल्शियम के साथ मिलेगा तो एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ कोई और तीसरा मिलेगा तो वो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन दैट इज़ O2, कैल्शियम Cl2, है ना, गोल्ड, आयरन एंड हाइड्रोजन H2, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो H के साथ H मिला, क्या बन गया, H2। द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। सॉरी, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स से, सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था। उसके बाद फॉर एग्जांपल ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हर मॉलिक्यूल उसका हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसका हर मॉलिक्यूल H2 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 ऐसे होगा, है ना, तो वो एलिमेंट से बना हुआ होगा। Molecules of same elements like gold and iron are made up of only of one atom। ठीक है, उसने कहा कि molecules of some elements, जो जैसे गोल्ड है और आयरन है उसमें डबल एटम नहीं लगता, एक ही एटम से एलिमेंट बन जाता है। When 2 or more different atoms combine together in particular ratio they form compound। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कंपाउंड होते हैं जिसमें अलग अलग एटम्स यूज़ हुए हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स। ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जैसा आप एग्जाम्पल में देखोगे तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम्स आए, एक ऑक्सीजन का आया, तो ये लोग मिलके क्या बन गए, H2O। ऐसे ही दो एटम्स आए ऑक्सीजन के, एक आया कार्बन का, तो क्या बन गया, CO2, है ना। तो H2O एंड CO2 आर व्हाट, दे आर कंपाउंड्स, राइट। तो उसने यही बताया है। ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन। ए मॉलिक्यूल ऑफ शुगर कंसिस्ट ऑफ 7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है, तो वो 7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन होते हैं तो शुगर बनता है, राइट। स्टेट्स ऑफ मैटर, नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट स्टेट्स। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जैसे हमने पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, दैट इज वाई अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ वॉल्यूम। वो इतनी तेजी से एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं कि बिल्कुल सट के बैठे होते हैं, इसीलिए वो एक अच्छी मजबूती की दीवार टाइप बना लेते हैं। इसीलिए उनकी एक फिक्स स्टेट होती है, एक शेप होती है, एक वॉल्यूम होता है ना। लेकिन लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, आराम से लूजली पैक्ड होते हैं। इसीलिए पानी रहता तो साथ में ही है लेकिन मतलब वो फ्रीली मूव करते हैं फिर भी। सो लिक्विड कैन फ्लो एंड हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स कैन फ्लो एंड हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वो उनका फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन वो जो शेप होती है वो उस कंटेनर की ले लेते हैं जिसमें भी वो डाले जाते हैं। गैसेस, molecules are very loosely packed in gases, they have the largest intermolecular spaces to move around freely in any direction, therefore gases neither have a fixed shape nor have a fixed volume, that is why molecules in a gas can easily flow and fill a container completely। ठीक है, तो किसी कंटेनर को भी अब जो जैसे मान लो अब हम दूध की बात करते हैं, ग्लास की। ठीक है, तो जैसे ही दूध डाला तो उसकी शेप कैसी होगी, दूध की ग्लास जैसी शेप होगी, लेकिन
उतना ही आएगा जितना दूध होगा, कम होगा तो कम आएगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आएगा। लेकिन हवा जो है, हवा को अगर आप किसी चीज़ में पैक करोगे तो वो पूरी जगह ले लेगी, सारा स्पेस ले लेती है, चाहे वो थोड़ी हवा डालो तो भी, ज़्यादा हवा डालो तो भी, तो वो सारी जगह में फैल जाती है ना। तो इसीलिए सॉलिड्स का क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं होता, वो जिस भी बर्तन में डालते उसका शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, वो जिस भी आप कंटेनर में डालते हो उसी का शेप और उसी का वॉल्यूम ले लेता है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट। हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ 3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, ठोस, या तरल, या गैस। सब्सटेंसेस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, वो 3 ही स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बदल सकते हैं। अब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का हम पानी बना देते हैं, तो बर्फ़ पहले सॉलिड थी और उसके बाद वो पानी बन गई, है ना। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वो कहता है कि हम बदल सकते हैं सब्सटेंसेस को। कैसे? बाय हीटिंग और कूलिंग। तो कैसे बदल सकते हैं? या तो उन्हें गर्म करके या उन्हें ठंडा करके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस एब्जॉर्ब्स हीट मॉलिक्यूल्स गेट्स एनर्जी टू बिकम मोर फ्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। जब भी कोई चीज़ हम गर्म करते हैं, तो कोई भी चीज़ के, जब हम आइस की बात करते हैं, बर्फ़ की बात करते हैं, जब हम उसे गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। उनको गर्मी लग रही है तो वो इधर उधर भागते हैं तो वो और फ्री हो जाते हैं, है ना। और थोड़े भागने लगते हैं इधर उधर, तो फ्री हो जाते तो उनका डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में से जो उनकी अट्रैक्शन थी वो कम होने लगती है, वो तो उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है। तो इसीलिए तो वो द सॉलिड इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म। जैसे हमने गर्म किया तो वो पहले बर्फ़ पिघल के क्या बन गई? पानी बन गई। एक्सक्यूज़ मी। तो पानी जो होता है उसमें थोड़े से मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं ना, हमने जैसे पढ़ा था। अब हम उस पानी को और गर्म करते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड मॉलिक्यूल्स गेट मोर एनर्जी टू बिकम कम्प्लीटली फ्री टू मूव अराउंड। दिस इज द गैसियस फॉर्म। अगर हमने इसको और गर्म किया तो क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगी। तो उसमें वो और मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिले जा रही है गर्मी से, और गर्मी मिले जा रही है, एनर्जी मिले जा रही है, तो वो एक दूसरे से और दूर हो जाते हैं, तो वो गैस का फॉर्म ले लेते हैं और कम्प्लीटली फ्री हो जाते हैं मूव अराउंड करने के लिए। तो ये उनका गैसियस फॉर्म है। रिवर्स इज द केस व्हेन वाटर इज कूल्ड, इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। और उसी तरह से मान लो हमने पानी को गर्म किया, अब हमने उसके ऊपर कोई बर्तन रख दिया ठंडा करने के लिए, ठीक है ना, प्लेट रख दिया, या उस भाप को हमने कहीं पे किसी भी कंटेनर में रख के और उसको फिर ठंडा कर दिया। तो हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बूंदे बन के पानी बन जाएगा, है ना। तो अब क्या, वो ठंडा हो रहा था तो उसकी एनर्जी निकल रही थी, उसे और एनर्जी कहीं से मिल नहीं रही थी, उसकी एनर्जी निकल रही थी। तो मॉलिक्यूल्स पास आने लग जाते हैं और पास आने लग जाते तो वो पानी बन जाता है। पानी को आप और फ्रिज में रख के ठंडा कर देते हो तो और उनको कूलिंग हो जाती है, उनकी जो और गर्मी है वो मतलब जो और ठंडा हो जाता है, तो उनकी एनर्जी और कम हो रही है ना, एनर्जी कम हो रही है, तो मॉलिक्यूल्स और पास आके क्या हो जाते हैं? बर्फ बन जाते हैं। फिजिकल चेंज इज अ चेंज व्हेन ओनली द स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज टेम्पररीली एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज आप उसको बोलते हो जब हमें मैटर की जो स्टेट है वो थोड़ी सी देर के लिए चेंज होती है, लेकिन परमानेंट नहीं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो एक कैंडल का, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए लिक्विड वैक्स हो जाता है ना, लिक्विड वैक्स तरल हो जाता है ना वैक्स, लेकिन जैसे ही फिर वो थोड़ी सी देर के बाद जम भी जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज, जो स्थिर नहीं होता, अस्थिर चेंज होता है, थोड़ी देर के लिए चेंज होता है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो वही पुराना सब्सटेंस ही रहता है। दस अ फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स। तो फिजिकल चेंज को हम वापस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट ऑयल बिकम सॉलिड इन विंटर एंड चेंजेस बैक टू लिक्विड इन समर। जैसे कोकोनट ऑयल है वो तेल होता है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में फिर पिघल के वापस से तरल हो जाता है। वाटर बिकम्स आइस व्हेन कूल्ड एंड द चेंजेस बैक टू वाटर व्हेन हीटेड। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है कि चीज़ को हम वापस से उसी चीज़ में बना सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं वापस से, है ना। कोई नया फॉर्म ऐसा नहीं है कि वो बन गया और वापस से ठीक नहीं हो सकता। पानी को आप बर्फ़ बना सकते हो, बर्फ़ को वापस से पानी बना सकते हो, है ना। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं।
फिजिकल चेंज इज ऑल्सो सीन व्हेन टू थिंग्स आर सो मिक्स दैट दे कैन बी सेपरेटेड। और फिजिकल चेंज क्या होता है कि वो कोई चीज़ को हमने मान लो एक दूसरे में मिलाया, लेकिन उनको अलग कर सकते हैं। जैसे हमने दालों को मिला दिया आपस में, पर हम उन्हें अलग तो कर सकते हैं ना, तो वो फिजिकल चेंज है। जैसे वो बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट डिजोल्व्स इन वाटर इट फॉर्म्स ए सॉल्ट सॉल्यूशन विच इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर आपने दो दालों को मिलाया तो आप अलग कर सकते हो, फलों को मिक्स कर दिया एक दूसरे में तो आप अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने चीनी या नमक को पानी में घोल दिया तो वो नहीं वापस हो सकता है ना, वो घुल गया तो एक अलग ही सॉल्यूशन बन जाता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। बट वी कैन सॉरी मैं गलत थी। अगर हम सॉल्ट मिलाते हैं पानी में तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हाँ हम उसको भी वापस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप उसको वापस? आप उसको इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू नमक को और पानी को अलग अलग फिर से किया जा सकता है। ये तो हमारे हैं फिजिकल चेंजेस जिनको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस चेंज एन ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म परमानेंटली। तो कोई चेंज अगर परमानेंटली हो जाता है, जैसे केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, उनको वापस नहीं कर सकते। जैसे अ पेपर बर्न्स एंड फॉर्म टर्न्स इनटू ऐश। अब जैसे कागज़ है, कागज़ को आपने जला के राख बना दिया तो राख जो है वो एक अलग ही सब्सटेंस है और उसको हम वापस से पेपर नहीं बना सकते हैं ना, तो वो हो जाते हैं केमिकल चेंजेस जिनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ही बदल जाएं, है ना, और उनको हम वापस से उस पुरानी स्थिति में ना ला सके, तो वो केमिकल चेंज कहा जाता है। नाउ सो लेट्स रीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस होते हैं में फर्स्ट पॉइंट इज न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म्ड, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। सेकेंड इज द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। फिजिकल चेंजेस में जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है उस सब्सटेंस की वो नहीं बदलती है, और लेकिन केमिकल चेंजेस में वो जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन होती है सब्सटेंस की वो भी बदल जाती है। और फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्पररी होता है ना, अस्थिर होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बाय सिंपल मीन्स, उनको दोबारा से वापस किया जा सकता है। केमिकल चेंज जो है वो है परमानेंट चेंज। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सिंपल मीन्स, तरीके से वो नहीं वापस आ सकता। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन एक टर्म है साइंस में जो हम आगे भी आप पढ़ोगे तो यूज़ होती रहेगी। व्हेन ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड वी गेट ए सॉल्यूशन। जब कोई चीज़ को आप किसी एक सब्सटेंस भी एक चीज़ होती है, जैसे हम पढ़ रहे हैं मैटर सब्सटेंस है ना, तो कोई सब्सटेंस अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जाए तो एक क्या बन जाता है? वो बन जाता है सॉल्यूशन। द सब्सटेंस विच इज़ डिसॉल्व्ड इन दिस लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। और जो सब्सटेंस है जो घुल गया है पानी में उसका भी नाम है, उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। एंड द लिक्विड इन विच सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सो बेसिकली क्या है, वो बोल रहा है कि सब्सटेंस जो भी पानी में घुल जाता है तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन, लेकिन उस पानी का और उस सब्सटेंस को भी हमने नाम दिया है। उस सब्सटेंस को हम सोल्यूट बोलते हैं और उस पानी को हम सोलवेंट बोलते हैं। सो बेसिकली सोल्यूट प्लस सोलवेंट मेक्स अ solution. Okay, solids in liquids. If we add 1 tablespoon of salt to a glass of water, the salt dissolves in the water to form a solution. The volume of the solution remains same even after adding salt. This is because salt occupies the spaces between the water molecules. अगर हम किसी सॉलिड को किसी पानी में लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो जैसे उसने एग्जांपल दिया है सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, है ना। सॉल्यूशन बनने के लिए एक तो लिक्विड चाहिए, है ना, और सब्सटेंस चाहिए। वो सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो क्या होगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होती है। अब जैसे नमक को आप पानी में घोल देते हो तो वो घुल जाता है, पानी ज़्यादा तो नहीं हो जाता, उतना ही पानी रहता है। क्यों? जो नमक के जो छोटे छोटे कण हैं वो पानी के कणों के बीच में ही समा जाते हैं। अब लिक्विड्स इन लिक्विड्स, लेकिन अगर आप पानी के अंदर शरबत या दूध डालते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो वो कहता है सम लिक्विड्स लाइक अल्कोहल, मिल्क, ग्लिसरीन डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन। कुछ लिक्विड्स भी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, मिल्क है, ग्लिसरीन है, तो ये भी सॉल्यूशन बनाते हैं। व्हेन सॉलिड्स आर एबल टू डिसॉल्व इन वाटर दे आर सेड टू बी मिसिबल।
अगर जो लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, मिसिबल्स बोलते हैं। लिक्विड्स लाइक ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन डू नॉट मिक्स विद वाटर। तो सब लिक्विड्स मिक्स नहीं होती ना पानी में, जो पानी में मिक्स हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिसिबल कहते हैं, और जो नहीं मिक्स हो पाती उन्हें क्या कहते हैं, इमिसिबल। दे रिमेन सेपरेट इन लेयर्स, हैंस दे आर सेड टू बी इमिसिबल लिक्विड्स। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। जैसे कि तेल है ना, केरोसिन है, तो ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। गैसेज इन लिक्विड्स, गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया डिजोल्व्स इन वाटर। तो कुछ गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब पानी में घुल जाती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो एक्वेटिक जो मछली हुई, ये सब पानी में रहने वाले जीव होते हैं, ये सब वही ऑक्सीजन को लेते हैं। द फीस इन द कोल्ड ड्रिंक इज एक्चुअली कार्बन डाई, और जो हम लिक्विड में गैस भी मिक्स होती है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अब आप कोको कोला पीते हो तो उसके अंदर होता है ना, उसके अंदर वो रहता है, झाग उठती है, तो वो झाग क्या होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी। नाउ लेट्स लर्न अबाउट टर्म्स वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल स्पेस दैट इट ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि कोई भी चीज़ जो एक जगह ले रही है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि एक अगर हम दूध को एक गिलास में डाल दे रहे हैं तो वो एक जगह ले रहा है, तो वो उसने टोटल स्पेस जो लिया उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट मेक्स अप अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। और जिस भी चीज़ से वो चीज़ कोई मैटर है वो बना हुआ है, उसका जो वजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी से वो बना हुआ है। वॉल्यूम एंड मास डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। वॉल्यूम और मास अब एक दूसरे पे नहीं डिपेंड करते। वॉल्यूम होता है, हो सकता है किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा हो लेकिन मास कम हो सकता है किसी का मास ज़्यादा वॉल्यूम कम हो। ए गैस फिल्ड बलून में हैव अ बिगर वॉल्यूम देन ए स्मॉल आयरन बॉल। एक बैलून है जिसके अंदर हमने गैस भरी हुई है, तो वो उसका साइज़ ज़्यादा होगा, है ना, लेकिन आयरन बॉल हो सकती है कोई छोटी सी आयरन की गेंद हो या प्लास्टिक की गेंद हो, पर हो सकता है कि वो जो गेंद है उसका वजन ज़्यादा हो, और गुब्बारे का उतना वजन है, गुब्बारे का तो देखो वजन वैसे भी कम ही होता है। सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। लेकिन हम मास और वॉल्यूम को यूज़ करके एक टर्म बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। सो और डेंसिटी का क्या मतलब होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट क्या होती है, और हम इसको मैथ्स में आप जैसे देखते हैं यूनिट्स होती हैं, तो क्या यूनिट हम यूज़ करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो जो मरकरी है, मरकरी पारा होता है ना जो हमारे थर्मामीटर्स में हमने देखा है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है इज़ मोर देन दैट ऑफ वाटर, उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। दिस इज़ बिकॉज द मोलिक्यूल्स ऑफ मरकरी आर मोर क्लोजली पैक्ड देन दोज ऑफ वाटर इन द सेम वॉल्यूम। क्योंकि मरकरी के जो वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं और पानी के उतने टाइटली पैक नहीं होते हैं सेम वॉल्यूम में। अगर आप एक ड्रॉप मरकरी लोगे और एक ड्रॉप पानी लोगे तो मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, ठीक है। अब फ्लोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोटेशन क्या होता है, तैरने का मतलब तैरना। सो टेक अ बिग थ्रू अ वाटर, drop a nail, a pebble, an iron bowl, a plastic cup and a piece of wood into it। ठीक है, आप पानी के पास जाएं, उसमें एक पेंच होता है वो डालो, एक पत्थर डालो, कोई आयरन की कोई कटोरी डालो, एक प्लास्टिक का कप डालो और एक लकड़ी डालो। तो जो लकड़ी है और जो प्लास्टिक का कप है और जो आयरन बाउल है, आयरन का जो बाउल है, कटोरा है, या वो फ्लोट कर जाएगा, लेकिन जो पत्थर है और जो आपका वो है पेंच है वो डूब जाते हैं। वी विल फील एन अपवर्ड थर्स्ट इफ वी ट्राई टू पुश द पीस ऑफ वुड इनटू द वाटर। अगर आप लकड़ी को थोड़ा सा ऐसे डुबोने की कोशिश करोगे ना तो ऐसे लगेगा कि नहीं, नीचे से कोई धक्का लगा रहा है। सो एक ऊपर नीचे की तरफ से एक फोर्स लगता है। द फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्यों होता है,
आज हम जानते हैं इसके बारे में। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का डूबना या तैरना दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। द बॉयंट फोर्स ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड की जो बॉयंट फोर्स है, जो नीचे से उसकी फोर्स लग रही है, और जो वस्तु की डेंसिटी होती है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डेंसिटी होती है। डेंसिटी ऑफ वुड, प्लास्टिक कप एंड आयरन बॉल इज लेस देन वाटर। अब जो वुड है, प्लास्टिक कप और आयरन बाउल जो है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैर जाते हैं। समझे आप कि उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। डेंसिटी ऑफ आयरन नेल एंड पेबल इज़ मोर देन वाटर। और जो कील है या फिर जो आपका पत्थर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, इसलिए वो डूब जाते हैं। बोथ द बाउल एंड नेल आर मेड ऑफ आयरन। अब देखो, जो कटोरा है और जो पेंच है वो दोनों आयरन से बने हुए हैं, तो कैसे वो डूब गए? बाउल इज़ होलो एंड होलोनेस हैज़ इंक्रीज इस वॉल्यूम। लेकिन अब भले वो आयरन से बने हैं, है ना, उनकी कॉम्पोजिशन तो सेम है, हम कहेंगे कि भाई उनके मॉलिक्यूल्स तो दोनों के टाइटली पैक है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कटोरे का ज़्यादा हो गया, क्योंकि कटोरा तो ऊपर से खाली है, तो उसका स्पेस जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो जब स्पेस बढ़ जाता है, बाउल इज़ होलो एंड होलोनेस ने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। इट्स ओवरऑल डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर। तो उसकी जो पूरी डेंसिटी, पूरा जो कटोरा है, अब कटोरे की डेंसिटी और नेल की डेंसिटी अलग अलग है, भले वो एक ही मटेरियल से बने लेकिन उनकी डेंसिटी अलग अलग है, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है। तो इसीलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए उसकी डेंसिटी कम हो जाती है बाउल की, इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट कर जाता है। इन द सेम वे अ स्टील शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। इसीलिए जो एक जहाज होता है पानी का, इतना बड़ा होता है, वो फिर भी तैर जाता है। When an object is placed in water, it displaces some water। और कोई भी चीज़ अगर पानी में जाती है तो वो थोड़ा सा पानी हटाती है ना, वो अपनी जगह लेती है तो वो पानी हट जाता है। इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जितना जो पानी उसने हटाया, अगर इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, इट सिंक्स। अगर मान लो हम एग्जाम्पल से करते हैं, हम पत्थर की बात करते हैं, ठीक है, तो पत्थर ने जगह ली, तो उस पत्थर ने जितनी जगह ली उतना ही पानी हम दोनों को तोलते हैं, उसमें से जो भी ज़्यादा होगा। अगर पत्थर की जगह ज़्यादा है, जो पत्थर ने जो जगह ली है उसका वज़न ज़्यादा है, और जो पानी निकला वो तो कम है, उसका वज़न उतना नहीं होगा, तो चीज़ क्या है, डूब गई। अगर बट इफ़ द वेट इज़ इक्वल, तो इट फ्लोट्स ऑन वाटर बट रिमेन्स कम्प्लीटली इमर्स्ड। तो अगर मान लो मान लो पत्थर नहीं है, हम मान के चलते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका जितना ही उसने वज़न हटाया उतना ही वज़न उस चीज़ का भी है, बराबर वज़न आ रहा है, तो वो पानी में डूबेगी तो सही, लेकिन सतह पर ही रहेगी। मतलब वो पानी के अंदर तो चली जाएगी लेकिन उसकी सतह पर रहेगी, बिल्कुल नीचे नहीं जाती। लेकिन अगर उसका जो पानी उसने हटाया और उसका खुद का वज़न अगर कम है चीज़ का, जैसे कटोरे का वज़न है ना, वो जगह तो इतनी सारी हटा देता है, पानी इतना सारा ले लेगा वो, है ना, तो उसने बहुत सारा पानी हटा दिया, लेकिन उसका खुद का वज़न उतना है नहीं, तो इसीलिए वो तैर जा रहा था। इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? इसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, द बायोंट फोर्स ऑफ वाटर एक्ट्स अपॉन इट। जब हम किसी भी चीज़ को पानी में डालते हैं तो पानी का जो एक बायंट फोर्स होता है, जो फोर्स पानी लगाता है उसे हम बायंट फोर्स बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ लगता है वो उसके ऊपर एक्ट करता है। इट अपीयर्स एज इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ लॉस्ट इट्स वेट। तो ऐसा लगता है जैसे कि वस्तु ने अपना वजन जो है वो खो दिया है, एंड हैज़ बिकम लाइटर। इसलिए चीज़ें हमें हल्की लगने लगती हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज इट्स अपेरेंट वेट, है ना। The difference in the weight of an object in air and its weight in water is the apparent weight loss। ठीक है, अब आप कोई चीज़ को कभी पानी में कभी खेलते होंगे तो कोई चीज़ अगर आपने ऊपर उठा रखी है तो आपको भारी लगेगी, लेकिन वही चीज़ पानी में जाओगे तो आपको वो थोड़ी हल्की लगेगी। आप खुद से भी अपनी बॉडी को पानी में थोड़ा लाइट महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि एक फोर्स हम जब ग्राउंड पे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन पानी का जो है वो अपवर्ड फोर्स हमें लग रही होती है, तो उस फोर्स की वजह से हमें उस चीज़ का जो वज़न है वो कम लगता है। ठीक है, तो वो जो कम वज़न हो जाता है तो वो उसका एक अपरेंट वेट उसे बोला जाता है।
जाता है, ठीक है। और जो धरती पे है उसका वेट, उसको एयर में है उसको क्या बोलते हैं, रियल वेट। लेकिन जो गैप है इन दोनों के वेट को उसको बोलते हैं अपरेंट वेट लॉस, ठीक है। आप इसके बारे में और दोबारा फिर आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप यू रियली एन्जॉयड लर्निंग अबाउट इट। सो लेट्स रीड अबाउट इट मोर। इट सेज कि अपरेंट लॉस ऑफ वेट क्या होता है, इक्वल टू रियल वेट माइनस अपरेंट वेट। Archimedes' principle states that when an object is partly or wholly immersed in water, it experiences an apparent loss. So Archimedes एक साइंटिस्ट थे, वो क्या कहते हैं कि जब कोई चीज़ पानी में चली जाती है तो उसका वजन थोड़ा कम हो जाता है। The apparent loss in weight is equal to the loss of the fluid displaced for the object. और वो कितना वेट, जो apparent loss होता है वो क्या होता है, जो कितना कम वजन हमें महसूस होता है उतना ही जितना वजन उस चीज़ ने जितना पानी उस चीज़ ने हटा दिया है, ठीक है। आप इसके बारे में दोबारा फिर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे एंड आई होप यू विल रियली एन्जॉय इट। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।